कनकपुर गांव की वह पुरानी हवेली कभी हंसी प्यार और अपनापन से भरी रहती थी। उसके विशाल आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी और त्योहारों के दिनों में पूरा घर खुशियों से जगमगा उठता था। देखने वालों को लगता था मानो इस परिवार को किसी की नजर न लगे। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास सुमित्रा, उसके दो बेटे देवेंद्र और राघव, दो बहुएं सुनैना और राधा और उनके बच्चे। पर छोटे बेटे राघव के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास सुमित्रा का झुकाव हमेशा बड़े बेटे देवेंद्र की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहती। एक दिन देवेंद्र ने अपने माँ से कहा, अम्मा, राधा की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे? राघव को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। राघव के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और को बोझ उठाएंगे? हाँ माँ, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा राधा के पास जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा राधा के पास जाती है। नैना फर्श पर बैठी रहती है। तभी सुमित्रा कमरे में आई। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें नैना की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। यह सुनते ही नैना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? नैना डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सुमित्रा बोली, सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। राघव अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? राधा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, हम बोझ नहीं है माँ जी। यह घर जितना बड़े भैया का है उतना ही राघव का भी है। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। देवेंद्र और सुनैना अंदर आते हैं और कहते हैं, बात सीधी है राधा, जब भाई ही नहीं रहा तो तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसी वक्त नैना खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज साफ। ताऊजी, यह घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? तभी राधा ने कहा, चलो नैना, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहां रहना ठीक नहीं। राधा एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। नैना अपनी किताबें सीने से लगाए हुए है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। दोनों एक बार मुड़कर हवेली को देखती है। माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहां अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाए तो वहां रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। नैना ने कहा, माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? यह तो हवेली से बिल्कुल अलग है। राधा बोली, हाँ नैना, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सके। यह घर छोटा है पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। राधा उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू है पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब से हमारा सहारा हम खुद है। कोई हमें घर से निकाल सकता है पर हमारे सपनों से नहीं। झोपड़ी के अंदर हल्की अंधेरा। एक छोटी तेल की डिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। नैना कोने में बैठी है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से पूछती, माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सुना पड़ता ना? राधा बोली,
हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमज़ोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। यह मेरा वादा है। अगले दिन राधा हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। जैसे ही उनकी नज़र राधा पर पड़ती है, वे रुक जाती हैं। अरे राधा, तो यहाँ क्या कर रही है? राधा बोली, अब यहीं रह रहे हैं काकी। पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी हवेली की बहू थी। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमने सोचा खुद ही पूछ लें। बस इतना समझ लीजिए काकी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूं, तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ झुकी रही। राघव के रहते सब ठीक था, उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभाल जाएगा। तू अकेली नहीं है राधा, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राधा और नैना झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। नैना की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, राधा, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने सीमा खड़ी थी, राधा की सालों पुरानी सहेली। राधा ने आंखों में आंसू लिए बोली, सीमा, समझ में नहीं आता क्या करूं। नैना की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। सीमा ने कहा, दिख रहा था। रोने से बात नहीं बनेगी। काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है, वहां औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से ही सिलाई जानती है, वहां जुड़ सकती है। ठीक है सीमा, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से नैना की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। तभी नैना बोल पड़ी, माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सब किया है। अगर आप फिर से सिलाई शुरू करेंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से राधा सीमा के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटा कर वो काम पर निकल जाती। एक सुबह निकलते समय राधा ने कहा, नैना, मैं सीमा के साथ जा रही हूँ। तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करा करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। दोपहर का समय था। राधा आंगन में बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही थी और पास में ही नैना बैठी थी। तभी हवेली की तरफ से सुनैना उधर आती दिखाई दी। उसने दोनों माँ बेटी को देखा तो बोलने लगी, अरे वाह, अब तो हवेली की बहू भी काम करने लगी। लगता है हालात ने जल्दी ही असली जगह दिखा दी। इतने से क्या हो गया था? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती होगी। तभी नैना ने कहा, चाची, हालात चाहे जैसे भी हो, हम मेहनत से जीना जानते हैं। सुनैना हंस पड़ी, जैसे उसे नैना की बात मजाक लग रही हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि काम करो। राधा, मेरे घर आ जाओ, झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया करना, अच्छे पैसे दे दूंगी। राधा ने कहा, धन्यवाद दीदी, पर हमें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। माँ सही कह रही है चाची, मेहनत करने में शर्म नहीं होती, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। सुनैना मुंह बनाती हुई बोली, अरे वाह, अभी से बड़ी जुबान चलने लगी है। याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जब पेट भरने की नौबत आएगी ना, तब किताबें अपने आप बंद हो जाएंगी। यह सुनकर राधा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े। सुनैना ने कहा, देखते हैं कितने दिन तक यह हौसला रहता है। इतना कहकर वो मुड़ी और हवेली की तरफ वापस चली गई। नैना ने गुस्से से कहा, माँ, चाची हमेशा हमें नीचा दिखाने क्यों आती हैं? बेटा,
जो लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, वो कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद नैना अपनी झोपड़ी में आई। अंदर सन्नाटा था। नैना ने बैग एक तरफ रखा और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो यह दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वो चाहती है कि मैं पढ़ाई कभी ना रुकूं। आप देखना, मैं एक दिन ज़रूर कुछ बनूंगी, ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। इतना कहकर नैना चुपचाप वहीं खड़ी रोती रही। उधर हवेली में बैठे सुनैना, देवेंद्र और सुमित्रा आपस में बात कर रहे थे। सुनैना ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपको पता है आपकी प्यारी बहू राधा अब घर घर जाकर सिलाई का काम करती रही। अच्छा ही हुआ, अपने घमंड का नतीजा अब समझ में आ रहा होगा उसे। जिसे हवेली की रानी बनकर रहना था, वो अब दूसरों के घर का काम कर रही है। यही उसकी औकात है। और उसकी बेटी नैना अभी भी स्कूल जाती है, जैसे कोई बड़ी अफसर बनने वाली हो। जिन लोगों को अपनी औकात भूलने की आदत हो जाती है, वक्त उन्हें बहुत जल्दी आईना दिखा देता है। तीनों आपस में बैठकर राधा और नैना की बुराई करते हुए हंसने लगे, जैसे किसी के दुख में ही उन्हें खुशी मिल रही हो। शाम का समय था। सूरज ढलने लगा था। राधा दिन भर का काम करके थकी हुई झोपड़ी में लौटी। नैना तुरंत उठकर उसके पास आई। माँ, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, आपको देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी अब से मैं भी आपकी मदद करूंगी। राधा बोली, बेटा, तू मेरी मदद करेगी, लेकिन कैसे? नैना, अगर तू काम में लग गई तो पढ़ाई का समय कहाँ मिलेगा? मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। नैना कुछ पल सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की चमक आई। वो उत्साह से बोली, माँ, मुझे एक तरीका सूझा है, ऐसा काम जो मैं पढ़ाई के साथ भी कर सकती हूँ। राधा ने चौंक कर पूछा, कैसा तरीका? नैना ने कहा, आपके पास जो पुराने कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं, उनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे बैग, छोटे कालीन, टेबल मैट। राधा ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। नैना आगे बोली, आप सिलाई तो बहुत अच्छी करती हो। अगर हम उन कपड़ों से थोड़ा अलग डिजाइन बनाकर ये चीजें तैयार करें तो उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन नैना बेटा, क्या लोग यह सब खरीदेंगे? क्यों नहीं माँ, आजकल लोग हाथ से बनी चीजें बहुत पसंद करते हैं। और हमारे पास तो कपड़े भी हैं, बस मेहनत करनी होगी। राधा कुछ देर तक चुप बैठी सोचती रही। फिर उसने नैना की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। वो धीमे से बोली, तू सच में बहुत समझदार हो गई है। नैना मुस्कुराई और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। ठीक है, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुबह से ही झोपड़ी में हलचल थी। नैना घर के कोने से पुराने कपड़े ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रही थी। राधा उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे नैना, लगता है आज तो तू पूरे घर का सामान ही बाहर निकाल देगी। माँ, जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना अच्छा है, हम ज्यादा चीजें बना पाएंगे। कुछ ही देर में झोपड़ी के एक कोने में पुराने कपड़ों का बड़ा सा ढेर लग गया। राधा सिलाई मशीन के पास बैठ गई और कपड़ों को अलग अलग करने लगी। इन रंगीन कपड़ों से अच्छे बैग बन सकते हैं और इन मोटे कपड़ों से छोटे कालीन। हाँ, हाँ माँ, और यह वाले कपड़े टेबल मैट के लिए बहुत ठीक रहेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर काम में लग गई। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, नैना, घर पर है क्या? नैना ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर कुसुम, नैना की सहेली, खड़ी थी। उसने पूछा, अरे, तुम लोग यह सब क्या कर रही हो? नैना बोली, हम पुराने कपड़ों से बैग, कालीन और टेबल मैट बना रहे हैं, फिर उन्हें बाजार में बेचेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है।
तो फिर मैं भी मदद करती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। सच में? चल फिर, यह कपड़े पकड़, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तीनों मिलकर काम में लग गई। झोपड़ी में सिलाई मशीन की आवाज गूंजने लगी। अगले दिन झोपड़ी में नैना, राधा और कुसुम के सामने तैयार बैग और कालीन रखी थी। नैना एक बैग उठाकर देखने लगी। माँ, देखो यह वाला बैग कितना सुंदर बन गया है। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया है, अच्छा तो होगा ही। मुझे तो यकीन है यह सब बाजार में जरूर बिकेगा। अगर आज कुछ भी बैग बाजार में बिक गए ना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। भगवान चाहेगा तो जरूर बिकेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो इन्हें बाजार ले जाते हैं। तीनों मिलकर बैग और कालीन उठाते हैं और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल जाती हैं। बाजार के एक कोने में नैना, राधा और कुसुम अपना सामान लेकर खड़ी थी। नैना थोड़ी घबराई हुई इधर उधर लोगों को देख रही थी। माँ, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ नैना, पहले ही दिन सब बिक जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर खरीदेगा। तभी उसी रास्ते से देवेंद्र और सुनैना गुजर रहे थे। अचानक देवेंद्र की नज़र नैना पर पड़ी। वो रुक गया और ध्यान से देखने लगा। अरे सुनैना, ज़रा देखो तो सही। सुनैना ने मुड़कर देखा और फिर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे वाह, हमारी हवेली की राजकुमारी तो आज बाजार में दुकान लगाकर खड़ी है। सुनैना उनके पास जाकर बोली, यह क्या है? पुराने कपड़ों के बैग और यह कालीन। तुम लोगों को सच में लगता है कि यह सब कोई खरीदेगा? लोग बाजार में अच्छी चीजें खरीदने आते हैं, ये फटे पुराने कपड़ों का सामान नहीं। नैना ने कहा, चाची ये फटे पुराने कपड़े नहीं हैं, हमने इन्हें मेहनत से बनाया है। सुनैना मुंह बनाकर बोली, मेहनत? मेहनत से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। सच कहूँ तो तुम्हारा ये सामान कोई नहीं खरीदेगा। पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी और शाम को सब वापस लेकर जाओगी। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगे। देख लीजिए चाचा, एक दिन यही सामान हमारी मेहनत की पहचान बनेगा। देवेंद्र और सुनैना ने उपहास भरी नज़र से उन्हें देखा और हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद नैना, राधा और कुसुम चुपचाप वहीं खड़ी थी। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उनके सामान की तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा था। कुसुम बोलने लगी, इतने लोग जा रहे हैं लेकिन कोई रुक भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है, अगर आज कुछ भी नहीं बिका तो। नैना बोली, डर तो मुझे भी लग रहा है कुसुम, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई ज़रूर रुकेगा। राधा ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तभी वहां से एक सुसज्जित औरत गुजर रही थी। उसकी नज़र अचानक उनके बैगों पर पड़ी और वो रुक गई। वो झुककर एक बैग उठाती है और ध्यान से देखने लगती है। यह बैग किसने बनाया है? राधा बोली, जी हमने बनाया है। उस औरत ने कहा, सच बताऊं, बाजार में तो हर जगह एक जैसे बैग मिलते हैं, लेकिन यह अलग है। इतने साधारण कपड़ों से इतना सुंदर और मजबूत बैग बनाना यह आसान काम नहीं है। नैना की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। फिर वो औरत बोली, मुझे यह बैग दे दो, और वो काला वाला भी। मुझे लगता है मेरी बेटी को भी यह बहुत पसंद आएगा। नैना बोली, आप सच में खरीदना चाहती हैं? औरत बोली, क्यों? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तीनों हल्का सा हंस देती हैं। नैना जल्दी से दोनों बैग उसे दे देती है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। फिर कुछ दिनों में सब कुछ बदलने लगा। नैना के बनाए कपड़ों के बैग और छोटी छोटी कालीनों की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अब हाल यह था कि दूर दूर के लोग भी उसके सामान को देखने और खरीदने आने लगे थे। बाजार में नैना के सामने अक्सर भीड़ सी लग जाती थी। राधा खुश होती हुई बोली, नैना बेटा, कुछ दिन पहले तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे,
और आज देखो, लोग खुद चलकर तुम्हारा सामान खरीदने आ रहे हैं। माँ, यह सब हमारी मेहनत है और आपकी हिम्मत भी। अगर उस दिन आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं यह सब करने की सोच भी नहीं पाती। दोपहर का समय था। बाजार में हलचल थी। जहां नैना अपना सामान बेचती थी, उसी के पास देवेंद्र की प्लास्टिक बैग की दुकान भी थी। वहां पहले काफी भीड़ रहती थी, लेकिन अब दुकान लगभग खाली पड़ी थी। दुकान पर खड़ा नौकर बबलू यह सब देख रहा था। उसकी दुकान के सामने से कुछ औरतें बोलते हुए जा रही थी। चलो जल्दी, पहले नैना के पास चलते हैं। उसके कपड़ों के बैग बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत भी और दिखने में भी बहुत सुंदर। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पुराने कपड़ों से इतने काम की चीज़ें बना देती है। प्लास्टिक के बैग से तो कहीं अच्छे हैं। बबलू ने यह देखा तो वह परेशान हो गया। शाम होते ही वह जल्दी जल्दी हवेली पहुंचा, जहां देवेंद्र बैठा हुआ था। मालिक, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। देवेंद्र बोला। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मालिक, पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक तो सामने वाली लड़की नैना, उसी के बैग खरीद रहे हैं। देवेंद्र आश्चर्य से बोला। क्या कहा? जी मालिक, लोग कह रहे थे कि उसके कपड़ों के बैग ज्यादा मजबूत हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे, इसलिए सब उसी के पास जा रहे हैं। देवेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया। उस लड़की की इतनी हिम्मत, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, वही अब मेरे ही सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही है। बबलू चुप खड़ा रहा। देवेंद्र की आंखों में अब गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे समझ आया उस दिन बाजार में इतनी भीड़ क्यों थी। लगता है अब मुझे नैना को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगले दिन बाजार में भीड़ थी। नैना की दुकान पर लोग बैग देख रहे थे। देवेंद्र गुस्से में उनकी दुकान की ओर बैठता हुआ आया गया। वाह, तो यह तुम्हारी बड़ी दुकान। उस दिन भी कहा था ना मैंने, दो चार पुराने कपड़ों के बैग बेचकर खुद को बहुत बड़ा व्यापारी मत समझने लगना। राधा बोली। भैया, हम बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने का हमारा इरादा नहीं है। देवेंद्र ने कहा। गुजारा मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही हो और कह रही हो गुजारा कर रही हो। नैना ने कहा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं चाचा, बस मेहनत से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र गुस्से से बोला। राधा, अपनी बेटी को समझा दो, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश ना करे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा यहाँ टिकना मुश्किल कर दूंगा। वहां मौजूद लोगों ने कहा। देवेंद्र जी, लड़की सही कह रही है, वो मेहनत से काम कर रही है, उसे क्यों रोक रहे हैं? और सच कहें तो उसके बैग सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। देवेंद्र बोला। ठीक है, तुम सबको इसका साथ देना है ना, दे लो, लेकिन याद रखना इस बाजार में ज्यादा दिन तक इसकी दुकान नहीं चलेगी। फिर देवेंद्र गुस्से में मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक शाम हवेली में सन्नाटा था। दुकान से देवेंद्र घर पर लौटा तब सुनैना बोलने लगी। आज फिर दुकान जल्दी बंद करके आ गए? क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? अब ग्राहक आए भी क्यों, लोग प्लास्टिक के बैग छोड़कर कपड़ों के बैग खरीद रहे हैं। सुमित्रा बोली। शायद यह सब हमारी ही गलती का नतीजा है। देवेंद्र और सुनैना दोनों उनकी ओर देखने लगे। सुनैना ने कहा। अब इन बातों से क्या फ़ायदा माँ जी? सुमित्रा ने कहा। फ़ायदा तो कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। घमंड में आकर हमने एक मेहनती लड़की के साथ बहुत गलत किया। उधर बाजार में नैना की दुकान के सामने काफ़ी भीड़ थी। राधा बोली। नैना बेटा, आज तो सुबह से ही इतनी भीड़ है, लगता है सारे बैग जल्दी खत्म हो जाएंगे। माँ चिंता मत कीजिए, अंदर और भी तैयार हैं। तभी एक ग्राहक आकर बोली।
सच कहूँ नैना, तुम्हारे बैग बहुत मजबूत हैं। पिछले महीने जो लिया था अभी तक बिल्कुल नया जैसा है। अब तो लोग दूर दूर से तुम्हारी दुकान ढूंढते हुए आते हैं। तुम्हारा काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। राधा ने गर्व से कहा। एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज भगवान ने सब कुछ दे दिया। नैना ने माँ की तरफ देखकर धीरे से कहा, माँ, यह सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।